अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस जो कि CSS, PMS और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमी क्या होती है। बेसिकली कोई भी किसी भी कंट्री की माइशियत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। एक बेसिकली बैकबोन होती है किसी भी कंट्री की, ठीक है। और अगर आप देखते हैं कि कुछ आपने किसी कंट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं तो उसके लिए भी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वीक इकोनॉमी जो होती है वो वीक फॉरेन पॉलिसी की तरफ लेकर जाती है। वीक फॉरेन पॉलिसी से मुराद ये है कि जब आप किसी भी कंट्री से इंटरेक्ट करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अगर हमने पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तानी या बीइंग पाकिस्तानी कंट्री अगर किसी ने इंटरेक्ट करना है किसी कंट्री के साथ, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने इंटरेक्ट करना है USA के साथ, तो हमारी एक इकोनॉमी होनी चाहिए जो कि थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो, ताकि डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो देख सकें कि पाकिस्तानी कंट्री स्ट्रॉन्ग है तो उसके साथ हम अच्छे ताल्लुकात रखेंगे और एक किस्म के प्रोजेक्ट्स वगैरह डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से फॉरेन पॉलिसी भी स्ट्रॉन्ग होती है अगर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो तो इसकी वजह से बेसिकली ये फॉरेन पॉलिसी भी वीक हो जाती है। अगर फॉरेन पॉलिसी अगर इकोनॉमी वीक है, आपकी मैशियत जो है वो वीक है, तो फॉरेन पॉलिसी अल्टीमेटली वीक हो जाएगी। कैसे वीक हो जाएगी कि कोई भी कंट्री आपके साथ बेहतर ताल्लुकात बनाना नहीं चाहेगी, क्योंकि आपकी कंट्री में बहुत सारे मसाइल होंगे, ठीक है। जब मसाइल होंगे तो कोई आपकी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह से इकोनॉमी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी लीड्स टूवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी। अगर हम लोग चैलेंजेस की बात करें तो पहला चैलेंज जो सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान जो आप फेस कर रहा है वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, ठीक है। अब नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट से मुराद क्या होता है? एक होते हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, जैसे कि हमारे पास मिलिट्री का रूल हो जाना, वॉर्स होनी डायरेक्टली किसी कंट्री के साथ, ये होते हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। लेकिन अगर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात की जाए तो ये वो थ्रेट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली आपको इफेक्ट नहीं कर रहे होते मगर इनडायरेक्टली आपको इफेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, एट द सेम टाइम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वाटर का क्राइसिस, इलिटरेसी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक जितने भी इश्यूज हैं वो, साइबर वॉरफेयर, टेररिज्म, ठीक है। ये सब पार्ट होती है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स का, क्योंकि ये हमें या हमारी कंट्री को इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रही होती हैं, डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करती। जबकि ट्रेडिशनल के अंदर आप डायरेक्टली इंटरवीन करते हो, वॉर करते हो, ठीक है, जिसका आपके ऊपर आपकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत गहरा असर होता है, ठीक है। एट द सेम टाइम लोगों के ऊपर भी उसके इन्फ्लुएंस रह जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास होता है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट जो पाकिस्तान फेस कर रहा है इकोनॉमी के रिलेटेड। फिर ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जिस तरह वॉर्स वगैरह हो जाती हैं, प्रॉक्सी वॉर हो गई, या हम कह सकते हैं कि वेपन्स के रिलेटेड वॉर, या हमारे पास इंटरनल जो सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि मिलिट्री रूल करने लग जाती है, ठीक है, सिविलियंस को, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के बुरे रिलेशंस हो जाते हैं, ठीक है। इसका असर क्या होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमी का लॉस होता है जब आप किसी भी वॉर में इंटरवीन करते हो, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की जब वॉर्स हुई थी तो उसके अंदर पाकिस्तान को गहरा नुकसान हुआ था, पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी। फिर रीजनल इंस्टेबिलिटी से मुराद ये है कि हमने भी प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ा है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशंस वीक हो जाएं या आप कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन अपना रोल प्ले ना करें तो उसमें क्या होता है कि रीजनल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। और जब रीजनल इंस्टेबिलिटी होगी तो सारी जो नेबर्स होंगे वो अच्छे ताल्लुकात नहीं रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी वीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आपस में अच्छे ताल्लुकात नहीं रख रहे, आपकी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपके बेहतर ताल्लुकात नहीं है उनसे, आपको एक किस्म का फियर है कि ये किसी भी वक्त आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होनी पड़ चाहिए, आपके पास इतने जो कैन से कि आपके पास इतने वसाइल होने चाहिए कि आप उनसे लड़ सको। एट द सेम टाइम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये एक बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लीड टुवर्ड्स इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ठीक है। अगर पॉलिटिक्स ही स्टेबल नहीं है, ठीक है, वहाँ पर इंस्टीट्यूट्स जितने भी हैं वो वीक हैं, लीडरशिप प्रॉपर नहीं है और आपके पास इतने वसाइल नहीं है पॉलिटिक्स को मैनेज करने के, तो आप का अल्टीमेटली क्या होगा, इकोनॉमी भी वीक हो जाएगी। कैसे? अब देखो कोई लीडर है, ठीक है, वो आता है, ठीक है, और वो उस पूरी कंट्री में बहुत सारा टर्मोइल देखता है कि बहुत टर्मोइल है, प्रॉपरली लेजिस्लेशन, 3 ऑर्गन्स जो हैं लेजिस्लेशन, जुडिशल और एग्जीक्यूटिव अपने काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, पॉलिटिक्स के साथ साथ इकोनॉमी भी वीक हो जाएगी। इकोनॉमी कैसे वीक हो जाएगी? जब आपके पास इतने वसाइल नहीं होंगे, इतने फंड्स नहीं होंगे, तो आप कैसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाओगे या डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ इंटरेक्ट करोगे, ठीक है। फिर हमारे पास है वीक इंस्टीट्यूट। ये तो सेम वही बात है कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी या हमारे पास लेजिस्लेशन जो है वो वीक हो, ठीक है, लीडरशिप प्रॉपर ना हो, तो उससे क्या होता है कि आपकी इकोनॉमी वीक हो जाती है, वो प्रॉपरली अपने वर्क ना करे,
ठीक है। तो उसके लिए आपको इकोनॉमी की ज़रूरत पड़ती है। अगर इकोनॉमी ही वीक होगी तो आप कैसे अपने सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे, कैसे इन सबको इकट्ठे लेकर चलोगे। बैड सिविल मिलिट्री रिलेशंस, ये हमने ऑलरेडी पिछले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस होते क्या हैं, ठीक है। और बैड मिलिट्री रिलेशन, सिविल मिलिट्री रिलेशन से मुराद ये है कि जब वो आपस में मिलकर ना रहें, ठीक है। जब मिलजुल कर नहीं चलेंगे तो ऑब्वियसली इकॉनमी बहुत इफेक्ट होगी। सिविलियन का काम ये होता है कि आपने प्रोटेक्ट करना है, सेफ गार्ड करना है पॉलिटिक्स को, अपनी कंट्री को। मिलिट्री का काम ये है कि डिफेंड करना है आपने अपनी कंट्री को। लेकिन अगर यही दोनों आपस में लड़ पड़ेंगे तो बेसिकली इंटरनल अफेयर्स तो ख़राब होंगे ही होंगे, पूरी वर्ल्ड के अंदर जो इमेज ख़राब होगा, नेशनल इंटरेस्ट आपका और नेशनल इमेज होगा वो टार्निश हो जाएगा। उससे क्या होगा कि इकॉनमी पूरी तरह इफेक्ट होगी, क्योंकि कोई भी नेशन आपको पसंद नहीं करेगी। सोशो इकोनॉमिक इशूज़ जो मैंने नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के अंदर बताया, जिस तरह हमारे पास इलिटरेसी हो गया, लैक ऑफ अवेयरनेस हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, पॉवर्टी हो गई, ठीक है। और एट द सेम टाइम हम कह सकते हैं कि वुमेन की डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या वुमेन की अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, ठीक है। और यू कैन से कि जो बाकी मेंटल हेल्थ के इशूज़ हैं वो हो सकते हैं, साइबर वॉरफेयर हो सकता है, ठीक है। लेस फीमेल रोल, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि फीमेल का रोल जब कम होगा तो इकोनॉमी ऑब्वियसली कम हो जाएगी, इकोनॉमी हमेशा वीक हो जाएगी, ठीक है। कैसे, मतलब अगर एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि अगर वुमेन को ही सिर्फ 10% एम्प्लॉय कर लिया जाए तो पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ है वो 15 से 20% ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि फीमेल जो हैं वो मोस्टली इलिटरेट हैं, लेकिन जो पढ़ी लिखी हैं वो बेसिकली क्या होता है कि घर पर बैठ जाती हैं और वो अपनी डिग्री को या अपनी एजुकेशन को यूज़ नहीं करती फॉर द सेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जब वो घर बैठ जाती हैं तो इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। कि जब इतने एजुकेटेड लोग घर बैठ जाएंगे और वो उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वो इलिटरेसी के अंदर आ जाएगा, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर भी आ जाएगा, और फीमेल का जब लेस रोल होगा तो इकोनॉमी एडवर्सली इफेक्ट होगी और वीक हो जाएगी। पे डिपेंडेंट ऑन मॉनेटरी इंस्टीट्यूट्स। अब देखो हमारी जितने भी इकोनॉमी है, हम लोग IMF, वर्ल्ड बैंक के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो हम इनसे कोई ना कोई फंड्स लेते हैं, जिस तरह एक्सटेंडेड फंड्स फैसिलिटी अभी रिसेंटली हमने लिए 2022 से लेकर 23-24 तक, ठीक है। ये सब हमने इनसे लोन्स वगैरह लिए। अब इनके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं कि हमने या तो सब्सिडीज़ या हमने कोई भी चीज़ के अंदर हमने महंगा कर देनी है कोई चीज़ भी। अब हमें जब हमारी गवर्नमेंट जो होती है वो वापस करना चाहती है ये पैसे सारे, तो वो क्या करती है कि वो प्राइस हाइक कर देती है। प्राइस हाइक कैसे करती है कि पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ कर देना, फूड के ऊपर सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स इंक्रीज़ कर देना, ताकि क्या होगा कि हमारे पास ज़्यादा वगैरह जो पैसे सारे आएंगे वो होंगे, तो हम वो जमा करके मॉनेटरी जो इंस्टीट्यूशन को वापस कर सकेंगे, पे बैक कर सकेंगे लोन। अगर हम लोग पे बैक नहीं करेंगे तो इसके नतीजे में क्या होगा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। जिस तरह श्रीलंका के पास $52 बिलियन का पता नहीं कोई कह सकते हैं कि कोई था, खसारा हुआ था उनको, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो अपना पे बैक नहीं कर सके लोन्स, तो वो डिफ़ॉल्ट हो गए, ठीक है। सो ये एक मेजर इंपॉर्टेंट चैलेंज है। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ये होता है कि जब आपकी इंपोर्ट ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट कम हो, तो बेसिकली क्या होगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा, मतलब खसारा हो जाएगा, ठीक है। अकाउंट के अंदर खसारा कैसे होगा? जब आप बहुत ज़्यादा बाहर से इंपोर्ट करने लग जाओगे, आपके जितने भी फॉरेन करेंसी है वो बाहर चली जाएगी, या डॉलर जो होंगे वो बाहर चले जाएंगे, तो आपके पास डॉलर बहुत कम बच जाएंगे। आपके अपने रिजर्व जो होंगे, फॉरेन रिजर्व्स, वो बाहर जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपके पास कम पैसे बच जाएंगे। तो आप इंपोर्ट करने के लिए वो डॉलर यूज़ करोगे ट्रेड के लिए, और एक्सपोर्ट के लिए आप एक्सपोर्ट बहुत कम करोगे, जिसकी नतीजे में आपके पास बहुत कम फॉरेन रिजर्व्स आएंगे, तो करंट अकाउंट डेफिसिट या आपका खसारा होगा, ठीक है। तो इस तरह पाकिस्तान का अभी जो पिछले साल का सिर्फ जुलाई का खसारा था वो $74 बिलियन था, ठीक है। और अभी रिसेंटली भी पाकिस्तान का जो पूरे साल का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बहुत और कहीं ज़्यादा है, जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो एडवर्सली इफेक्ट हो रही है। लेस FDI से मुराद ये है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम होना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कम होना मतलब कि जब आपके पास इकोनॉमी वीक होगी तो बहुत कम कंट्रीज़ आके यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगी। जैसे हमारे पास अभी रिसेंटली CPEC चल रहा है, BRI चल रहा है, ठीक है। ये तो सिर्फ चाइना अभी इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। बाकी कंट्रीज़ जो होंगी वो जब आपको देखेंगी कि आपकी इकोनॉमी इतनी वीक है तो वो भी आकर इन्वेस्टमेंट करना कम कर देंगी, जिसका नतीजे में हमारे पास इकोनॉमी जो होगी वो बहुत वीक हो जाएगी। एट द सेम टाइम ये जो कॉन्सेप्ट हैं CPI, SPI और GDP, ठीक है। तो ये SPI और ये CPI जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब ये होता है कि चेंज कैसे आ रहा है प्राइजेस के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम एक चीज़ की प्राइस अगर 5 रुपये थी तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम 2 साल बाद गुजरने के बाद वो 50 रुपये कैसे होगी, तो ये बेसिकली CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कितने चेंजेस आ रही हैं प्राइस के अंदर। GDP तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है। पूरी जितने भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होती है उसको GDP होती है, उसकी एलोकेशन होती है प्रॉपर।
SPI क्या होता है? SPI इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में बात करता है। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स होता है और ये देखता है कि अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतनी कंज्यूमर प्राइस हाइक हुई है या इतनी कम हुई है तो इसमें इन्फ्लेशन कितनी राइज हुई है, कितने % इंक्रीज हो गई है, ठीक है, इन्फ्लेशन इस ईयर के अंदर, और डिफ्लेशन कितनी हुई है, कम कितनी हुई है इन्फ्लेशन। अगर हम लोग जनरल रिपोर्ट्स की बात करें जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर हुई हैं, तो उसके अंदर पहली रिपोर्ट है मलिहा लोधी की रिपोर्ट, जिसके अंदर उन्होंने 2023 के अंदर एक रिपोर्ट लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान जो है वो पोली क्राइसिस का शिकार है। अब उस पोली क्राइसिस के अंदर बहुत सारे क्राइसिस आ जाते हैं, जब बहुत सारे क्राइसिस मिलकर बनते हैं उसको हम कहते हैं पोली क्राइसिस। उसमें जुडिशरी का क्राइसिस भी था, इकोनॉमिक भी था, पॉलिटिकल भी था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की इकॉनमी तो बुरी इफेक्ट हो रही है क्योंकि जुडिशरी प्रॉपरली रूल नहीं कर रही, लेजिस्लेशन अपना रूल नहीं कर रही, और बाकी जिस तरह फ्लड्स वगैरह आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इम्पैक्ट डाल रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पोली क्राइसिस का शिकार है। तो ये एक इकोनॉमी को एडवर्सली इफेक्ट कर रही है। सेकंड रिपोर्ट थी करंट अकाउंट डेफिसिट की, पाकिस्तान की रिपोर्ट 2023 के अंदर भी पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $74 बिलियन हो गया 2023 के अंदर, ठीक है, जो कि स्टैट्स हैं बेसिकली। लेकिन जो पिछले साल सिर्फ जुलाई का करंट अकाउंट डेफिसिट था 2022 का, वो सिर्फ $17 बिलियन का था, जबकि पाकिस्तान का टोटल क्राइसिस जो था करंट अकाउंट डेफिसिट 2023 का वो $74 बिलियन है। फिर बात की जाए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तकरीबन 90 मिलियन लोग जो हैं वो बाहर चले गए हैं, ठीक है, जिसमें स्किल्ड लेबर भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी बुरी तरह इफेक्ट हो रही है। जितने भी स्किल्ड लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो बाहर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उनके पास एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटीज़ बहुत कम है। वर्ल्ड बैंक की 1967 की रिपोर्ट है, जो कि बेसिकली आप कोट नहीं कर सकते, लेकिन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आप कह सकते हैं कि आप रख सकते हैं अपने पास कि अगर पाकिस्तान फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का पार्ट बन सकता है अगर पाकिस्तान अपने अनटैप्ड रिसोर्सेज, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल और इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करे। पाकिस्तान फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का पार्ट तब बनेगा जब पाकिस्तान अपनी ब्यूरोक्रेसी को बेहतर करे, अनटैप्ड रिसोर्सेज मतलब नॉन रीन्यूएबल और रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को बेहतर करे और एक्सप्लोर करे, और अपनी जो यूथ है उसको एम्प्लॉय करे, और ह्यूमन कैपिटल क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फर्टिलिटी रेट भी ज़्यादा है, तो उसको इस्तेमाल करे, ठीक है, तो बेहतर हो सकता है, पाकिस्तान फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का हिस्सा बन सकता है। ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स की रिपोर्ट आई थी 2023 के स्टार्ट में, ठीक है, जिसके अंदर पाकिस्तान को एक और क्राइसिस का शिकार है जो कि करप्शन है, जिसके अंदर पाकिस्तान का जो कह सकते हैं स्टैट्स है वो ये कहता है कि 144 पे पाकिस्तान का नंबर आता है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। पाकिस्तान के अंदर करप्शन ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जो है वो 144 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। तो इससे पाकिस्तान जो है वो एडवर्सली पाकिस्तान की इकॉनमी इफेक्ट हो रही है करप्शन से, ब्राइबरी से, नेपोटिज्म से। इससे क्या हो रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.